नमस्कार, मैं हूं अनुराग चड्ढा। इनसाइड विद अनुराग में आपका स्वागत है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की सियासत में इस वक्त लखनऊ से लेकर दिल्ली तक जिस एक सवाल ने सबसे ज्यादा हलचल मचा रखी है वो है आखिर कौन होगा उत्तर प्रदेश का अगला बीजेपी का अध्यक्ष। और कल मुख्यमंत्री योगी और संघ की लखनऊ में हुई बैठक से यह अंदेशा लगाया जा रहा है कि शायद नए नाम की घोषणा जल्द होने वाली है। सूत्रों की माने तो कल सोमवार को राजधानी लखनऊ में कई बड़ी बैठकें हुई, जिसमें भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से चुने हुए नाम पर चर्चा की गई। सूत्रों के हवाले से बताया गया कि पहले सह सरकारवा अरुण कुमार और भाजपा महासचिव बीएल संतोष ने संघ के पदाधिकारियों के साथ एक होटल में बैठक की थी। बाद में सीएम आवास में एक और बड़ी बैठक हुई, जहां सीएम आदित्यनाथ, संघ के वरिष्ठ पदाधिकारी और भाजपा के अन्य शीर्ष नेताओं को केंद्रीय नेतृत्व के फैसले के बारे में जानकारी दी गई। हालांकि अब तक साफ नहीं हो सका है कि योगी और संघ की मुलाकात में नाम पर अंतिम सहमति जताई गई है या नहीं, लेकिन चर्चा है कि दिल्ली में हुई मीटिंग में 9 उम्मीदवारों के नाम पर विचार विमर्श किया गया था। और आज हम उसी के बारे में बात करेंगे कि आखिर वो नाम किसका हो सकता है, कौन हो सकता है बीजेपी का अगला प्रदेश अध्यक्ष। कहने को तो मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी हैं, जिनका कार्यकाल कागजों पर खत्म हो चुका है, लेकिन व्यवहारिक तौर पर कमान अभी भी उन्हीं के हाथ में है। भूपेंद्र सिंह चौधरी के समर्थक और पार्टी का एक बड़ा थिंक टैंक ये मान रहा है कि इस वक्त अगर उन्हें हटाया गया तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जो कि बीजेपी का गढ़ माना जाता रहा है, वहां पर बहुत बड़ा डेंट हो सकता है। इसके पीछे तर्क बहुत ठोस और गहरे हैं। पार्टी के रणनीतिकारों के बीच चर्चा है कि केंद्र सरकार यानी मोदी कैबिनेट 3.0 में जाटों को वो भागीदारी नहीं मिली है जिसकी उम्मीद समाज कर रहा था। आपको याद होगा, मोदी सरकार 2.0 में मुजफ्फरनगर से सांसद संजीव बालियान मोदी सरकार में मंत्री थे और ऐसा कहा जाता था कि पश्चिमी यूपी में जाटों के बीच वो बीजेपी का एक मजबूत स्तंभ है। लेकिन 2024 के चुनाव में संजीव बालियान चुनाव हार गए। अब अंदर खाने की चर्चा यह है कि संजीव बालियान की हार के बाद मोदी कैबिनेट में यूपी से बीजेपी अपने सिंबल पर जीतने वाले किसी भी नेता को जाट मंत्री नहीं बना पाई है। हाँ, ये बात जरूर है कि जयंत चौधरी सरकार के साथ हैं और मंत्री भी हैं, लेकिन बीजेपी के अपने कैडर का क्या? पार्टी के अंदर ये डर है कि अगर संगठन यानी प्रदेश अध्यक्ष से भी जाट चेहरा भूपेंद्र चौधरी को हटा दिया जाता है तो समाज में संदेश जाएगा कि बीजेपी ने जाटों को दूध से मक्खी की तरह निकाल फेंका है। यह डर सिर्फ यूपी तक सीमित नहीं है, इसके तार जुड़ते हैं पड़ोसी राज्य हरियाणा से भी। सूत्रों का कहना है कि यूपी के जाट नेताओं ने हाईकमान को यह फीडबैक दिया है कि हरियाणा में जाट समुदाय पहले से ही नाराज चल रहा है। हरियाणा में लंबे समय तक मनोहर लाल खट्टर, जो कि खत्री समुदाय से आते थे, मुख्यमंत्री रहे। जब बदलाव हुआ तो कमान नायब सिंह सैनी को दी गई, जो ओबीसी समाज से आते हैं। वहां भी जाट समुदाय को यह महसूस हुआ कि सीएम की कुर्सी उनसे दूर रखी गई है। अब चर्चा यह है कि हरियाणा कैबिनेट में जो पोर्टफोलियो बांटे गए उसमें भी मलाईदार पद गैर जाटों के पास सबसे ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। इतना ही नहीं, पश्चिमी यूपी और हरियाणा के खाप चौधरियों के बीच उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद जिस तरह की चर्चाएं समाज के बीच में है, उसने पार्टी की चिंताएं बढ़ा दी हैं। सुनने में आ रहा है कि समाज के ठेकेदारों के बीच ये संदेश गया है कि संवैधानिक पदों पर बैठे जाट नेताओं के साथ भी भाजपा सही सामंजस्य नहीं बना पा रही है, क्योंकि पार्टी के भीतर एक बड़ा धड़ा ये मान रहा है कि सत्यपाल मलिक और वीरेंद्र सिंह के बाद अब जगदीप धनखड़ प्रकरण ने आग में घी डालने का काम किया है। ऐसे नाजुक माहौल में अगर यूपी में प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी से भी एक जाट चेहरा यानी कि भूपेंद्र चौधरी को हटा दिया जाता है तो ये संदेश जाएगा कि बीजेपी पूरी तरह से जाट विरोधी राह पर चल पड़ी है। और अगर ऐसा हुआ तो पश्चिमी यूपी, जो दिल्ली का प्रवेश द्वार है, वहां 2027 में कमल खिलाना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए भूपेंद्र चौधरी को रिपीट करने की वकालत करने वाले इसे जातीय संतुलन की मजबूरी बता रहे हैं। उनके समर्थकों का कहना है कि साहब अभी रिस्क मत लीजिए, चौधरी साहब को ही कंटिन्यू करने दीजिए। जाति से आगे बढ़कर अब बात करते हैं क्षेत्रीय संतुलन की। यह वो पेच है जिसने बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को माथापच्ची करने पर मजबूर कर दिया है। पश्चिमी यूपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं की शीर्ष कमान
से यह शिकायत है कि उत्तर प्रदेश की पूरी सरकार पूर्वांचल से चल रही है और पश्चिम के लोग सिर्फ दरी बिछाने का काम कर रहे हैं। अगर आप योगी सरकार 2.0 का स्ट्रक्चर देखें तो आपको एक भारी असंतुलन दिखाई देगा। चर्चा है कि लखनऊ में सरकार पूर्वांचल से चल रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर सीट से हैं, जो पूर्वांचल का हिस्सा है। AK शर्मा मऊ आजमगढ़ क्षेत्र से आते हैं। प्रधानमंत्री के करीबी माने जाते हैं, वो भी पूर्वांचल से। जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, उन पर भी मिर्जापुर जालौन क्षेत्र का प्रभाव पड़ता है। यह भी पूर्वांचल / बुंदेलखंड एरिया में आता है। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही देवरिया से हैं। यह भी पूर्वांचल के ही गढ़ का हिस्सा है। पश्चिमी यूपी के नेताओं का और खासकर वो जो अध्यक्ष पद की रेस में है, उनका कहना है कि सरकार में पश्चिम की हिस्सेदारी ना के बराबर है। महत्वपूर्ण मंत्रालय और पावर सेंटर पूरब में शिफ्ट हो चुके हैं। ऐसे में अंदर खाने ये मांग बहुत जोर पकड़ रही है कि अगर सरकार पूरब की है तो संगठन पश्चिम का होना चाहिए, यानी कि प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी मेरठ, गाजियाबाद, बरेली या ब्रज क्षेत्र के किसी नेता को मिलनी चाहिए। यह मांग इसलिए भी जायज मानी जा रही है क्योंकि पश्चिमी यूपी बीजेपी के लिए आर्थिक संसाधन और चुनावी मोमेंटम सेट करने वाला बड़ा इलाका है। लोग ये भी कहते हैं कि दोनों डिप्टी सीएम भी पूर्वांचल से हैं, पश्चिम यूपी से कोई भी नहीं है। अब आते हैं उस हिस्से पर जिसका आप सबको इंतजार है। वो कौन से नाम हैं जो दिल्ली दरबार में फाइनल होने की कगार पर हैं और किसके नाम पर कहां वीटो लग रहा है। पहला और सबसे वजनदार नाम जो चर्चाओं में है वो है केंद्रीय राज्य मंत्री BL वर्मा का। अगर उनकी प्रोफाइल देखें तो BL वर्मा केंद्र सरकार में मंत्री हैं, बदायूं क्षेत्र से आते हैं और OBC का बहुत बड़ा चेहरा उस इलाके में माने जाते हैं। लेकिन अंदर खाने सूत्रों का दावा है कि BL वर्मा के नाम पर एटा, कासगंज, बुलंदशहर बेल्ट में भारी विरोध है और यह विरोध कोई और नहीं बल्कि स्वर्गीय बाबूजी कल्याण सिंह के बेटे और सांसद राजवीर सिंह उर्फ राजा भैया का खेमा कर रहा है। चर्चा यह है कि राजू भैया को लगता है कि लोध समाज का एकमात्र क्षत्रप नेता कल्याण सिंह का परिवार ही है। अगर BL वर्मा को प्रदेश अध्यक्ष जैसा बड़ा पद मिल गया तो समाज में सत्ता का एक नया केंद्र बन जाएगा जो राजू भैया के वर्चस्व को चुनौती देगा। सुनने में तो यहाँ तक आ रहा है कि राजू भैया के खेमे ने हाईकमान तक ये संदेश भिजवाया है कि अगर BL वर्मा अध्यक्ष बने तो हमारे लिए पार्टी बनाना मुश्किल हो जाएगा, या यूं कहें कि बगावत के सुर उठ सकते हैं। इस वीटो ने BL वर्मा की दावेदारी पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। दूसरा बड़ा नाम धर्मपाल सिंह का सामने आ रहा है। अगर इनकी प्रोफाइल देखें तो यह यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। ये भी लोध समाज से आते हैं और पश्चिमी यूपी में आंवला सीट का प्रतिनिधित्व करते हैं। ऐसे में अगर पार्टी BL वर्मा और राजू भैया के झगड़े से बचना चाहती है तो फिर भी OBC पश्चिम का समीकरण साधना चाहती है तो धर्मपाल सिंह सहमति का चेहरा बन सकते हैं। इनका पॉजिटिव पॉइंट ये भी है कि ये लो प्रोफाइल रहते हैं, विवादों से दूर रहते हैं और संगठन का लंबा अनुभव है। इनके नाम पर किसी गुट को ज्यादा आपत्ति नहीं होगी और अंदर खाने से भी यही सबूत मिल रहे हैं कि धर्मपाल सिंह के नाम पर एक बड़ा धड़ा सहमति बनाए हुए दिखाई दे रहा है। तीसरा नाम जो आलाकमान के पास गया है और चर्चा का विषय है वो है रामशंकर कठेरिया का। रामशंकर कठेरिया इटावा से चुनाव लड़ते थे। ये दलित समाज से आते हैं। यही इनकी दावेदारी का आधार है क्योंकि समाजवादी पार्टी ने जिस तरह PDA का नारा देकर अयोध्या और अन्य सीटें जीती, उसकी काट के लिए बीजेपी एक आक्रामक दलित चेहरा ढूंढ रही है। कठेरिया संगठन के पुराने आदमी हैं और बोलने में बहुत मुखर हैं। अगर अध्यक्ष पद का भार कठेरिया के पाले में आता है तो बीजेपी ये संदेश देगी कि वो 2027 के चुनाव में दलित वोट बैंक को अखिलेश यादव और मायावती से छीनने के लिए पूरी तरह से तैयार है। साथ ही इटावा जो सपा का गढ़ है, वहां भी अखिलेश को कड़ी चुनौती मिल सकती है। OBC और दलित के अलावा सामान्य वर्ग और विशेषकर ब्राह्मण समाज में भी सुगबगाहट है। चर्चा है कि ब्राह्मण समाज को लग रहा है कि सरकार और संगठन में उनकी अनदेखी हो रही है। इस नाराजगी को दूर करने के लिए भी कुछ नाम रेस में हैं। पार्टी के भीतर चर्चा तेज है कि यूपी में मुख्यमंत्री क्षत्रिय समाज से आते हैं, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जाट समाज से थे और दोनों डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, दोनों में से केशव मौर्य संगठन पर ज्यादा हावी दिखे। ऐसे में ब्राह्मण कार्यकर्ता और नेता खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे थे। अंदर खाने सुनने में आ रहा है कि पार्टी ब्राह्मण कार्ड पर भी दाव खेल सकती है। हालांकि इसके होने के चांसेस कम है, लेकिन आलाकमान ने इस ऑप्शन को पूरी तरह से नकारा नहीं है। ब्राह्मण लॉबी के 4
बड़े चेहरे चर्चा का विषय बने हुए हैं। इस लिस्ट में जो सबसे नाम तेजी से उभरा है, जिसने कई दिग्गजों की नींद उड़ा दी है, वो है हरीश द्विवेदी का। बस्ती से पूर्व सांसद हैं। सूत्रों का कहना है कि हरीश द्विवेदी की सबसे बड़ी ताकत उनकी अमित शाह से निकटता है। जब अमित शाह यूपी के प्रभारी थे, तब हरीश द्विवेदी ने संगठन में पर्दे के पीछे रहकर बहुत काम किया था। हरीश द्विवेदी युवा हैं, संगठन के आदमी माने जाते हैं। चर्चा है कि पार्टी को एक ऐसा अध्यक्ष चाहिए जो सरकार के साथ तालमेल बिठा सके, लेकिन संगठन पर अपनी पकड़ भी रखे। हरीश द्विवेदी इस खांचे में फिट बैठते हैं। दूसरा नाम जो बहुत ही सादगी से लेकिन मजबूती से चर्चा में है, वो है पूर्व डिप्टी सीएम और वर्तमान राज्यसभा सांसद डॉक्टर दिनेश शर्मा। डॉक्टर शर्मा लखनऊ के पूर्व मेयर रह चुके हैं और पार्टी का सॉफ्ट फेस माने जाते हैं। उनकी प्रोफाइल ऐसी है जिस पर शायद ही किसी गुट को आपत्ति हो। सुनने में आ रहा है कि अगर जाट और ओबीसी लॉबी में सहमति नहीं बनी तो दिनेश शर्मा को सहमति का चेहरा बनाया जा सकता है। इनका प्लस पॉइंट ये है कि इनका किसी से कोई झगड़ा नहीं है, ना योगी गुट से ना दिल्ली वालों से। ये संगठन और संघ दोनों को साधने में माहिर हैं। अगर आक्रामकता की बात करें तो मौजूदा डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का नाम भी चर्चाओं के बाजार में तैर रहा है। ब्रजेश पाठक वर्तमान डिप्टी सीएम हैं और ब्राह्मणों के बीच लोकप्रिय चेहरा है। ये वो नेता हैं जो 24 घंटे एक्टिव रहते हैं। चर्चा है कि ब्राह्मण लॉबी का एक बड़ा हिस्सा चाहता है कि संगठन की कमान उन्हीं के हाथों में दी जाए, क्योंकि वो कार्यकर्ताओं की बात सुनते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा तकनीकी पेच है। बीजेपी में एक व्यक्ति एक पद का सिद्धांत चलता है। ब्रजेश पाठक पहले से डिप्टी सीएम है। अगर उन्हें अध्यक्ष बनाया गया तो उन्हें मंत्री पद छोड़ना पड़ेगा। सूत्रों का कहना है कि वो सरकार छोड़कर संगठन में ही आना चाहें। इसके अलावा एक ऐसा नाम है जो टीवी पर कम दिखता है लेकिन संगठन की डायरी में रेडिंग से लिखा है, गोविंद नारायण शुक्ल। ये वर्तमान में प्रदेश महामंत्री हैं और मूल रूप से अमेठी से जुड़े हुए हैं। इनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन सूत्रों के मुताबिक 2019 में जब स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को अमेठी में हराया था, तो उस वॉर रूम को मैनेज करने वाले प्रमुख लोगों में गोविंद नारायण शुक्ला शामिल थे। और भाजपा ऐसे ही डार्क हॉर्स पर दाव लगाने के लिए जानी जाती है। चर्चा है कि अगर पार्टी किसी सेलिब्रिटी नेता की बजाय किसी ग्रासरूट वर्कर को कमान देना चाहेगी तो गोविंद नारायण शुक्ल का लॉटरी नंबर लग सकता है। इनका प्लस पॉइंट यह है कि ये संगठन के ढांचे को नस नस से पहचानते हैं। इन सब के अलावा एक बोनस नाम जो सबको सरप्राइज कर सकता है वो है विद्यासागर सोनकर। विद्यासागर सोनकर वर्तमान में विधान परिषद सदस्य यानी कि एमएलसी हैं। ये जौनपुर वाराणसी बेल्ट से आते हैं और खटीक समाज से ताल्लुक रखते हैं। इनकी दावेदारी इसलिए मजबूत मानी जा रही है कि खटीक समाज को दलित होते हुए भी कई जगहों पर व्यवहारिक तौर पर ओबीसी के करीब माना जाता है, यानी एक तीर से दो निशाने। सूत्रों का कहना है कि विद्यासागर सोनकर ने पिछले कई चुनावों में पर्दे के पीछे रहकर बूथ मैनेजमेंट और दलित बस्तियों में पेट बनाने का काम किया है। तो दोस्तों, एक तरफ भूपेंद्र चौधरी की कुर्सी बचाने के लिए पश्चिमी यूपी और जाट लॉबी का दबाव है, जिसमें हरियाणा और किसान आंदोलन का डर दिखाया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ बीएल वर्मा के नाम पर राजू भैया की वीटो पावर और ओबीसी वोटों का गणित उलझा हुआ है। और इन सब के बीच ब्राह्मण लॉबी और विद्यासागर सोनकर जैसे संगठन के सिपाही चुपचाप अपने मौके का इंतजार कर रहे हैं। सूत्रों की माने तो फैसला इस बात पर होगा कि बीजेपी की प्राथमिकता क्या है। अगर प्राथमिकता जाटों को मनाना है तो भूपेंद्र चौधरी के पास प्लस पॉइंट है। अगर प्राथमिकता सवर्णों की घर वापसी है तो हरीश द्विवेदी या दिनेश शर्मा बाजी मारेंगे। और अगर प्राथमिकता मिशन 2027 है और दलित वोट है तो विद्यासागर सोनकर या कठेरिया सबको चौंका सकते हैं। फिलहाल कल की मीटिंग पर इनमें से किसी एक नाम पर मोहर लगी या नहीं ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन जिस हिसाब से भाजपा ने इतना समय और सोच विचार करके प्रदेश अध्यक्ष चुनने के लिए लिया है तो ये दिखता है कि 27 का रण भाजपा के लिए कितना अहम है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिख कर बताइएगा। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपसे मुलाकात होगी किसी दूसरी खबर के साथ। नमस्कार।